हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलरली माइंड्स। सो आज हम डील करने वाले हैं BPSC 104 पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील करेंगे जो आपके जून एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। फर्स्ट ये कि आप हमारा व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप ये दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको रेगुलर क्लास अपडेट्स मिलते रहेंगे, है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड, अगर किसी भी पर्सन को इस सब्जेक्ट की गेस्ट पेपर्स परचेज करने हो तो वो आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस, एंड यहाँ पे आप इजीली गेस्ट पेपर्स देख सकते हैं एंड परचेज कर सकते हैं। इन केस परचेज करने में आपको कोई भी इशू आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321. Okay, so let's start with our first question. Briefly describe the evolution of parties and party system in India. Just a minute, let me scroll down. Yeah. The party system in India has changed significantly since independence. Political parties plays an important role in the democratic system because they represent the interest of people, contest election and form government. The evolution of Indian party system reflects the social, economic and political changes that have taken place in the country over time. पॉलिटिकल पार्टीज़ का डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ पीपल, लोगों का इंटरेस्ट रहता है, इलेक्शन कंटेस्ट होते हैं और इन्हीं की वजह से गवर्नमेंट फॉर्म होती है। करेक्ट। सो अब एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया का पार्टी सिस्टम टाइम के साथ कैसे बदला। तो इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर आज तक इंडियन पार्टी सिस्टम कई फेजेस से गुजरा है। ठीक है, अब उन्हें एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले था वन पार्टी डोमिनेंस फेज 1947 से 1967 तक। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी. इट प्लेड अ मेजर रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड एंजॉयड द सपोर्ट ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री. During this period, Congress won most election and formed government at both central and state level. See, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला फेज था वो वन पार्टी डोमिनेंस का था। इस पीरियड में इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पावरफुल पार्टी थी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी थी। सो कांग्रेस ने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया है एंड इसीलिए लोगों का जो उस पर ट्रस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा था। करेक्ट। 1947 से 67 तक ऑलमोस्ट हर जनरल इलेक्शन में कांग्रेस ने ही विक्ट्री हासिल की थी और सेंट्रल लेवल के साथ साथ स्टेट लेवल पर भी कांग्रेस ने ही इलेक्शन जीते थे। ऑल्दो अदर पार्टीज एक्सिस्टेड, दे वर वीक एंड अनएबल टू चैलेंज कांग्रेस इफेक्टिवली. Therefore, this period is often called the era of one party dominance. हालांकि कुछ छोटी छोटी पार्टीज भी थी लेकिन वो काफ़ी वीक थी और कांग्रेस को चैलेंज करने में बिल्कुल भी केपेबल नहीं थी, तो इसीलिए इस पीरियड को एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस भी कहा जाता है. इमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज 1967 to 89. 1967 general election marked an important turning point. Congress began to lose its dominance in several states and opposition party became stronger. Parties such as Bharatiya Janasangh, Communist Party of India and Communist Party of India Marxist and regional parties gained support. अब क्या हो रहा है कि 1967 से लेकर 1989 में एक दूसरा फेज शुरू होता है. 1967 के जनरल इलेक्शन में इंडियन पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बना था. क्यों? क्योंकि कांग्रेस था, उसने अपना जो डोमिनेंस था, मतलब जो पावर था, अब उसने खोना चालू कर दिया था एंड जो अपोजिशन पार्टीज थी वो धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगी थी. इस पीरियड में भारतीय जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एंड दूसरी जो पार्टीज थी उनको बहुत ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था, उन्हें सपोर्ट मिलने लगा था. इन 1977 आफ्टर द इमरजेंसी 1975 to 77 several opposition group united to form Janata Party which defeated Congress in the general election. This was the first time a non-Congress government came into the power. So अब देखो, मैंने जो आपको बताया कि ऊपर जो पार्टीज़ है उन्हें ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा था, मतलब लोगों के पास कांग्रेस के अलावा भी और ऑप्शंस आ चुके थे. सो 1975 से 1977 के बीच में इमरजेंसी लगी थी. इमरजेंसी के बाद अपोजिशन पार्टी एक साथ आई और जनता पार्टी बनाई. 1977 में जो जनरल इलेक्शंस हुए थे तो उसमें जनता पार्टी ने कांग्रेस को हरा दिया और पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में आ चुकी थी. कोएलिशन एरा 1989 to 2014. From 1989 onwards, no single party was able to secure a clear majority
for many years. As a result, coalition government became common. National and regional parties worked together to form गवर्नमेंट्स। अब आता है तीसरा फेज। 1989 के बाद कई सालों तक किसी भी एक पार्टी को लोकसभा में क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी। इसी वजह से लोग कोएलिशन गवर्नमेंट बनने लगी थी, काफ़ी कॉमन हो चुकी थी। एंड इसी तरह से नेशनल एंड रीजनल पार्टीज़ ने साथ मिलकर काम किया ताकि वो एक अच्छी गवर्नमेंट बन सके। कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब पता है ना, मतलब जब दो या उससे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर गवर्नमेंट बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए पार्टी है, उसे मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन ये बी पार्टी है, उसको थोड़ी उसके पास काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं, तो ये दोनों मिलकर एक अच्छी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे ताकि ये मेजॉरिटी में काउंट हो जाए। ड्यूरिंग दिस पीरियड पार्टी सच एज भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जनता दल एंड मैनी रीजनल पार्टीज बिकेम इन्फ्लुएंशियल। रीजनल पार्टीज लाइक DMK, AIADMK, TDP, SP, VSP played an important role in national politics. This period is known as coalition era. अब इस टाइम में क्या होता है कि बीजेपी, जनता दल और कई अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी पावरफुल हो चुकी थी, ठीक है। अब ये जो छोटी रीजनल पार्टीज़ है जैसे DMK हो गया, TDP हो गया, SP हो गया, इन रीजनल पार्टीज़ ने नेशनल पॉलिटिक्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया एंड गवर्नमेंट बनाने के लिए नेशनल पार्टीज़ ने इनका सपोर्ट लिया, ठीक है। एंड इस पीरियड को कोएलिशन एरा बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक पार्टी और पावर में नहीं है, सबको एक दूसरे का साथ लेना पड़ रहा है। राइज ऑफ बीजेपी एंड न्यू पार्टी सिस्टम 2014 टू प्रेजेंट। 2014 जनरल इलेक्शन brought a major change in Indian politics. The BJP won a clear majority in Lok Sabha and formed the government on its own. The party repeated its success in 2019 while the BJP emerged as a dominant national party. Regional parties continue to remain important in many states. Okay, अब आता है आज का फेज जो अभी तक चल रहा है, 2014 से अब तक चल रहा है। 2014 के जनरल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में क्लियर मेजॉरिटी हासिल कर ली थी और एक अच्छी गवर्नमेंट बन गई थी। इन्हें अब किसी की ज़रूरत नहीं थी, तो पार्टी का जो सक्सेस था वो वापस रिपीट हुआ था 2019 में एंड बीजेपी एक डोमिनेंट नेशनल पार्टी अब बन चुकी थी। हालांकि अब भाई रीजनल पार्टीज़ तो अभी भी थी और बहुत सारे स्टेट्स में वो इम्पॉर्टेंट भी रही, ठीक है, वो चीज़ तो है ही, लेकिन बीजेपी एक नेशनल लेवल पर डोमिनेंट पार्टी हो गई थी। ओके, टुडे इंडिया हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम वेयर नेशनल एंड रीजनल पार्टीज compete for power. Election remain highly competitive and political alliance continue to influence governance. इसलिए आज भी इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम है जहाँ पर नेशनल एंड रीजनल पार्टीज़ बहुत कंपटीशन फेस करते हैं ताकि उन्हें पावर मिल सके। इलेक्शंस आज भी हाईली कॉम्पिटिटिव हैं और जो पॉलिटिक्स अलाइंस है वो आज भी गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करती है, यानी नेशनल एंड रीजनल दोनों तरह की पार्टीज मिलकर इंडियन पॉलिटिक्स को शेप देती हैं। लेट्स सी द कंक्लूजन। Indian party system has evolved from one party dominance to competitive multi-party system. This evolution reflects the regional aspiration and political participation. Political parties continue to play a vital role in strengthening democratic governance. हमने देखा था कि इंडिया की जो शुरुआत हुई थी पॉलिटिक्स में वो किस तरह से हुई थी, वन पार्टी डोमिनेंस से शुरू हुआ था, उसके बाद अपोजिशन पार्टी का राइज हो गया था, फिर कोएलिशन एरा आ गया था एंड अब क्या चल रहा है, बीजेपी का डोमिनेंस एंड साथ में एक कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी सिस्टम भी देखने को मिल रहा है। ये इवोल्यूशन दिखाता है कि इंडियन डेमोक्रेसी टाइम के साथ और ज़्यादा मैच्योर एंड डायनामिक बनी है, करेक्ट। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी को इंडियन डेमोक्रेसी की बैकबोन भी माना जाता है क्योंकि ये लोगों की आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस कम्युनलिज्म एंड इंडियन पॉलिटिक्स। कम्युनलिज्म इज अ सिचुएशन वेयर पीपल गिव मोर इंपॉर्टेंस टू देयर रिलीजियस कम्युनिटी देन to the nation as a whole. In India, people belong to different religions such as Hinduism, Islam, Sikhism, Christianity, Buddhism, and Jainism. While diversity is India's strength, communalism creates division and conflict among the community, and it has been an important issue in Indian politics since colonial. कम्युनलिज्म का मतलब होता है कि जब लोग देश से ज़्यादा अपने रिलीजन को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब रिलीजन के नाम पर लोगों के बीच नफ़रत या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं और पॉलिटिक्स में भी रिलीजन का यूज़ होता है ताकि उन्हें वोट्स मिल सके, तो इसे क्या कहते हैं, कम्युनलिज्म कहते हैं। अब हम जानते हैं कि इंडिया में कई तरह के रिलीजन हैं और बहुत से लोग उनसे बिलोंग करते हैं। कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग मुस्लिम्स हैं, कुछ लोग सिख हैं। तो ये सारी चीज़ें
किस में आती है? डाइवर्सिटी में आती है, और यही इंडिया की स्ट्रेंथ है। लेकिन कम्युनलिज्म क्या करता है? लोगों को डिवाइड कर देता है, इसी की वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है इंडियन पॉलिटिक्स में। कॉलोनियल पीरियड के बाद से ये आज तक इशू बना हुआ ही है। मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म: कम्युनलिज्म refers to the belief that people of one religion have interests that are different from or opposed to those of other religions. It often led to distrust, hatred, and sometimes violence between different religious groups. Political leaders may use religion to gain support and votes, which increase communal tension. We all know कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है एंड यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है। कम्युनलिज्म का मतलब सिर्फ अपने रिलीजन को मानना नहीं है, अपने रिलीजन को फॉलो करना भी है, एंड ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कोई ग्रुप ये मान लेता है कि सिर्फ उसके रिलीजन के इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट हैं और दूसरे रिलीजन जो हैं उसके इंटरेस्ट किसी काम के नहीं है, उन्हें इग्नोर करो। तो इसकी वजह से क्या होता है? लड़ाई झगड़े होते हैं, एंड इसी सोच की वजह से नफरत एंड वायलेंस भी हो सकता है, एंड इसी सोच की वजह से हेट्रेड मतलब नफरत हो सकती है और लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। कई बार कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी रिलीजन के नाम पर सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं, एंड इससे कम्युनल टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आप खुद सोचिए कि किसी रिलीजन के लोगों को ये बोल दिया जाए कि आप हमें वोट दीजिए, हम दूसरे जो रिलीजन के लोग हैं उन्हें यहाँ से भगा देंगे। तो ये चीज़ कितनी ज़्यादा गलत है, करेक्ट? हम एक सेक्युलर कंट्री में आते हैं और हमें एक दूसरे के रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक दूसरे के जो बिलीव हैं उन्हें भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये चीज़ एक बहुत ही गलत चीज़ है जो हमारी सोसाइटी में है। लोग जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो इस चीज़ का किस तरह से फ़ायदा उठाना है ये उन्हें बहुत अच्छे से आता है, जिसकी वजह से कई बार दंगे फसाद भी होते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लेट्स सी। The roots of communalism in India can be traced to British colonial rule. The British followed the policy of divide and rule and encouraged division among religious communities. The partition of India in 1947 further increased communal tension and leading to large-scale violence and migration between India and Pakistan. अब ये जो कम्युनिज्म की शुरुआत है वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से देखी गई है, ठीक है? इसकी रूट्स वहीं से है क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी। डिवाइड एंड रूल का मतलब है कि लोगों को रिलीजियंस के बेसिस पे डिवाइड कर देना एंड उन पर आसानी से रूल करना, ये डिवाइड एंड रूल का मतलब था। इस पॉलिसी की वजह से अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में डिफरेंसेस बढ़ने लगे थे और फिर क्या हुआ? फिर 1947 का बंटवारा हो गया, करेक्ट? इंडिया और पाकिस्तान अलग देश बन गए, एंड वी ऑल नो कि पार्टीशन के टाइम पर बहुत ही बड़े लेवल पर वायलेंस एंड माइग्रेशन हुआ था। इससे कम्युनल टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। कम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, लेट्स सी। कम्युनलिज्म हैज़ इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिक्स इन मैनी वेज। कैसे? वोट बैंक पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल पार्टीज समटाइम अपील टू रिलीजियस ग्रुप टू सिक्योर वोट्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी का सपोर्ट पाने के लिए उनके रिलीजन को इलेक्शन इशू बना देती है। इससे लोग डेवलपमेंट के बजाय रिलीजन के बेसिस पर वोट देने लगते हैं। ये नहीं सोचते कि कौन इनमें से है वो जो हमारे देश का डेवलपमेंट करेगा, ये नहीं सोचते। वो ये सोचते कि कौन हमारे रिलीजन को सपोर्ट करेगा, करेक्ट? रिलीजियस पोलराइजेशन। लीडर्स में यूज़ रिलीजियस इश्यूज टू डिवाइड पीपल ड्यूरिंग इलेक्शन। पोलराइजेशन का मतलब होता है सोसाइटी का अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाना, मतलब बट जाना। यहाँ पर इलेक्शन के दौरान कभी कभी रिलीजियस इशू इतने ज़्यादा हाईलाइट किए जाते हैं ताकि लोग रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड हो जाएं और उनका जो इलेक्शन में लीडर्स को इसका बेनिफिट मिले। कम्युनल रायट्स। पॉलिटिकल एंड रिलीजियस टेंशन कैन समटाइम्स रिजल्ट इन रियॉट्स एंड वायलेंस। ना कम्युनल टेंशन, कभी कभी पॉलिटिकल एंड रिलीजियस टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दंगे हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की जान भी चली जाती है और जो प्रॉपर्टी है उसका भी काफ़ी हद तक नुकसान देखने को हमें मिलता है। Identity politics. Some political group focus mainly on religious identity rather than development and welfare issue. उनका सीधा सा फंडा है, जो भी जिसकी भी पॉपुलेशन ज़्यादा है उस रिलीजन को टारगेट करो और उनसे वोट बैंक लो, ठीक है? कोई वो इसका नहीं सोचते कि डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, हम इन लोगों का वेलफेयर कैसे कर सकते हैं, किस तरह से एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें तो वो मतलब सोचते ही नहीं है।
और उनका जो ग्रुप रहता है वो रिलीजियस आइडेंटिटी पर ही रहता है कि कौन सा ग्रुप ज़्यादा पावरफुल है। इससे क्या होगा, उनका वोट बैंक बनेगा और वो इलेक्शन में जीत जाएंगे। लेट्स मूव ऑन फर्दर। These practices weaken democratic values and social harmony. इसकी वजह से क्या हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी वीक हो रही है एंड सोशल हार्मनी भी इफेक्ट हो रही है। इफेक्ट ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म हैज़ सेवरल नेगेटिव इफेक्ट ऑन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। ये तो हमें पता ही है कि ये कितनी गलत चीज़ है। इट क्रिएट्स हेट्रेड एंड मिसट्रस्ट अमंग कम्युनिटीज़। अब इसकी वजह से लोग एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। आपस में रिलीजन के जो झगड़े होते हैं उसकी वजह से, अरे ये रिलीजन के लोग तो ऐसे करते हैं, ये तो बहुत बुरे हैं, इसकी वजह से नफ़रत और ज़्यादा बढ़ती है। इसकी वजह से जो शांति है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये सारी चीज़ें बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसकी वजह से जो नेशनल यूनिटी है वो भी कमज़ोर पड़ जाती है। इट डाइवर्ट्स अटेंशन फ्रॉम इम्पॉर्टेंट इशू सच एज एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट। अब आप रिलीजन पे इतना फोकस कर रहे हैं तो रिलीजन एक तरफ है, लेकिन हमारा डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, अच्छी हेल्थ नहीं रहेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी, तो आप रिलीजन का क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पर लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो अपना ध्यान भटकाने के लिए काम करते हैं ताकि उनका फ़ायदा हो सके और हम लोग जो हैं, जो आम सिटीज़न हैं, वो आपस में लड़ सकें। इट कॉजेस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। अब अगर लड़ाई झगड़े होंगे तो जानें भी जाएंगी और प्रॉपर्टी का भी नुकसान होगा। मेजर्स टू कंट्रोल कम्युनलिज्म, किस तरह से हम इसे रोक सकते हैं। प्रोमोटिंग सेक्युलरिज्म एंड इक्वालिटी अमंग रिलीजन। हम अगर एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ होगी ही नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं, हम किसी को नफ़रत की नज़रों से देखेंगे ही नहीं। प्रोवाइडिंग वैल्यू बेस्ड एंड सिविक एजुकेशन, हमें वैल्यू बेस्ड एंड सिविक एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहिए सभी को कि हम सब इक्वल हैं, हर रिलीजन इम्पॉर्टेंट है, हर इंसान के बिलीफ इम्पॉर्टेंट हैं। टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हेट स्पीच एंड कम्युनल वायलेंस, जहाँ भी आपको लगता है कि ये कुछ नफ़रत फैलाने का काम कर रहा है वहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एनकरेजिंग इंटरफेथ डायलॉग एंड सोशल हार्मनी, डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच डायलॉग और हार्मनी को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जो भी सीख है वो तो सब एक जैसी रहती है कि हमें गुस्से में कुछ गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए, किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए, जल्दबाजी हमें नहीं करना चाहिए, बड़ों का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये जो मेजर पॉइंट्स हैं वो तो सारे रिलीजन में सेम ही होते हैं, है ना। तो ये चीज़ को और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। इंश्योरिंग दैट पॉलिटिकल पार्टीज़ डू नॉट मिसयूज रिलीजन फॉर इलेक्टोरल गेन्स, हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो रिलीजन का मिसयूज़ ना करे अपने इलेक्शंस के लिए, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन देखते हैं। कम्युनलिज्म इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंज टू इंडियन डेमोक्रेसी। इट डिवाइड सोसाइटी ऑन रिलीजियस लाइन एंड अफेक्ट नेशनल यूनिटी। India is a secular country where all religions are respected equally. Therefore, political leaders, citizens, and institutions must work together to promote harmony, tolerance, and brotherhood. Only then can India achieve a strong democracy and inclusive development. अब क्या बताया जा रहा है कि ये जो कम्युनलिज्म है ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। इसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी है वो रिलीजन के बेसिस पे बढ़ जाती है और नेशनल यूनिटी भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। हमारा इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जहाँ पर हर रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट दी जाती है, इसीलिए पॉलिटिकल लीडर्स, सिटीजन एंड इंस्टीट्यूशन को साथ में मिलकर काम करना चाहिए और भाईचारा स्प्रेड करना चाहिए, हार्मनी को भी प्रमोट करना चाहिए। इसी की वजह से हमारा इंडिया स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी अचीव कर पाएगा एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी हो पाएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Briefly describe the factors that led to the autonomy movements in India. Autonomy movements in India are the movements started by different groups and region demanding greater self-rule, special right or control over own affairs. These movements emerged in various parts of the country after independence. The main aim of this movement was to protect regional identity, culture, language, and economic interests. Several factors contributed to the rise of autonomy movements in India. Okay, autonomy का मतलब सबसे पहले हम देख लेते हैं। autonomy का मतलब होता है अपने एरिया के बारे में खुद डिसीजन लेने की फ्रीडम, ठीक है। जैसे कि अगर ये मेरा एरिया है, ठीक है, यहाँ पे मैं रहती हूँ और यहाँ पे अराउंड 100 लोग रहते हैं,
तो यहाँ पे अगर कोई भी डिसीजन लेना होगा तो मैं और मेरे ये 5 लोग मिलकर, हम सब मिलकर ही यहाँ पे डिसीजन लेंगे, या फिर हम 100 लोग साथ में मिलकर डिसीजन लेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑटोनॉमी। जब किसी रीजन या कम्युनिटी के लोग डिमांड करते हैं कि उन्हें अपने एरिया को चलाने के लिए ज़्यादा पावर्स, स्पेशल राइट या फिर सेल्फ गवर्नमेंट मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमी मूवमेंट कहते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये चीज़ कंट्री के कई पार्ट्स में देखने को मिली थी। द मेन एम ऑफ दिस मूवमेंट, इसका जो मेन एम था वो ये था कि हम अपनी आइडेंटिटी को, कल्चर को, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकें एंड अपने डिसीजंस खुद ले सकें। ठीक है, अब कौन से फैक्टर्स ऐसे थे जिसकी वजह से ये ऑटोनॉमी मूवमेंट्स आए थे? लेट्स सी। Cultural and ethnic identity. India is a country of great cultural and ethnic diversity. Many communities wanted to preserve their unique tradition, custom, and way of life. When people felt their identity was being ignored or threatened, they demanded greater autonomy. For example, many tribal groups in the northeast sought autonomy to protect their culture and tradition. इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एम था वो यही था कि हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारे जो कस्टम है, हमको उसे प्रिजर्व करना है, और हमें इग्नोर किया जा रहा है तो हम अपना काम, हम अपने डिसीजंस खुद ही ले लेंगे। इसी को ऑटोनॉमी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हर कम्युनिटी की अपनी लैंग्वेज, ट्रेडिशन एंड कस्टम होते हैं। कई कम्युनिटीज़ को ये लगता है कि उनकी आइडेंटिटी को प्रॉपरली इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, इसलिए उन्हें अपने कल्चर एंड ट्रेडिशन को बचाने के लिए ग्रेटर ऑटोनॉमी की ज़रूरत है। जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ पे कई ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑटोनॉमी मूवमेंट्स चलाए थे ताकि वो अपनी चीज़ों को प्रिजर्व कर सके। लिंग्विस्टिक डिफरेंस, लैंग्वेज हैज़ बीन इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड मेनी ऑटोनॉमी मूवमेंट्स। People often wanted administration and education in their own language. The demand for linguistic recognition led to the reorganization of state on a linguistic basis in 1956. In some region, language-based demand continued and contributed to autonomy movements. इंडिया में बहुत सी अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, वी ऑल नो दिस। कई रीजन्स के लोग ये चाहते हैं कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन है, वो उन्हीं के लैंग्वेज में हो। तो इसी डिमांड की वजह से 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था तो वो लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ था। लेकिन कुछ रीजन में लैंग्वेज से जुड़ी जो डिमांड्स हैं उसके बाद भी कंटिन्यू रही और ऑटोनॉमी मूवमेंट्स का रीज़न बनी। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड रीजनल इनइक्वालिटी, लेट्स सी। मैनी रीजन फेल्ट नेग्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, lack of industries, poor infrastructure, unemployment, poverty created dissatisfaction among the people. They believe that greater autonomy would help them in manage local resources and improve development. Economic grievances became a major cause of several regional movements. कई regions को लगता है कि उनके एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इंडस्ट्रीज की कमी है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है। इस वजह से उन लोगों के बीच थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन होने लगा। तो इसलिए उन्होंने चाहा कि अब हमें ग्रेटर ऑटोनॉमी की ज़रूरत है ताकि हम अपने लोकल रिसोर्सेज खुद ही मैनेज कर सकें और डेवलपमेंट भी इम्प्रूव कर सकें। इसी प्रॉब्लम की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ऑटोनॉमी की ज़रूरत है, वो अपने डिसीजंस को खुद ही लेंगे एंड अपने एरिया का डेवलपमेंट कर पाएंगे। लेट्स मूव ऑन फर्दर। पॉलिटिकल मार्जिनाइजेशन, some communities felt that they did not have adequate representation in political institution and decision-making process. They believed that their interests were not properly protected by state or central government. This feeling of exclusion encouraged demand for greater self-governance. Political marginalization, इसका मतलब होता है कि किसी ग्रुप को डिसीजन मेकिंग से बाहर रखना या उसकी आवाज़ को इम्पोर्टेंस ही ना देना। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि हमें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, ना ही हमें डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किया जा रहा है। तो इसी वजह से उन्हें लगता है कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हम अपनी चीज़ें खुद देखेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हित का कोई सोच ही नहीं रहा है। तो उन्हें और ऐसा लगता है कि हमें साइड में कर दिया, हमारी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो इसकी वजह से जो सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ट्राइबल एस्पिरेशन, many tribal communities wanted control over their land, forest, natural resources. They feared the loss of their traditional rights due to outside influence and development projects. As a result, tribal groups demanded autonomous council, separate state, or
स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। कई ट्राइबल ग्रुप्स चाहते हैं कि वो अपने लैंड पे, फॉरेस्ट पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल रखें। उन्हें ये डर लगता है कि कहीं उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं वो उनसे छीन लिए जाएंगे। उनका ये डर रहता है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और बाहरी लोगों की वजह से उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए कई ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने ऑटोनॉमस काउंसिल, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और कभी कभी सेपरेट स्टेट की भी डिमांड की, ताकि वो अपने राइट्स को बचा सकें, अपनी जगह को भी बचा सके। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, सर्टेन रीजन हैड अ हिस्ट्री ऑफ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन or distinct political identities. Before joining Indian Union, people in these areas often demanded autonomy to preserve their historical and political uniqueness. Now, कुछ regions का अपना अलग political history and administration रहा है। इंडियन यूनियन में शामिल होने के बाद भी लोग अपनी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को प्रिजर्व रखना चाहते हैं। इसी वजह से वो चाहते हैं कि उन्हें ऑटोनॉमी मिले, ताकि वो अपनी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर सकें, संभाल कर रख सकें। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, लार्ज स्टेट समटाइम फेस डिफिकल्टीज इन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पीपल इन डिस्टेंट रीजन felt that local problems were ignored by state government. This led to the demand for greater autonomy or separate state for better administration. कुछ स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। बड़े स्टेट में गवर्नमेंट के लिए हर रीजन की प्रॉब्लम को इक्वली सॉल्व करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था, एंड इसी वजह से दूर के एरियाज़ के लोगों को ये लगता था कि उनकी प्रॉब्लम को तो इग्नोर किया जा रहा है। तो इसीलिए उन्होंने बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ग्रेटर ऑटोनॉमी का सपोर्ट लिया कि हमें आप ग्रेटर ऑटोनॉमी प्रोवाइड कीजिए, ताकि हम अपने स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन खुद से कर सकें। और कुछ लोगों ने तो सेपरेट स्टेट की भी डिमांड की कि आप हमें अलग ही कर दीजिए, हमारा एक अलग ही स्टेट डिक्लेयर कर दीजिए। कंक्लूजन, ऑटोनॉमी मूवमेंट्स इन इंडिया इमर्ज ड्यू टू कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल रीजन। इतने सारे रीजन हैं ऑटोनॉमी मूवमेंट्स के। दिस मूवमेंट रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज फॉर रिकग्निशन, डेवलपमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस। The Indian Constitution has addressed many such demands through federal arrangement, special provision, and creation of new state, helping maintain unity while respecting diversity. इंडिया में ऑटोनॉमी मूवमेंट्स के मैंने आपको रीज़न ऑलरेडी बता दिए, करेक्ट। एंड इन मूवमेंट्स का जो ऑब्जेक्टिव था वो इंडिया से अलग होना नहीं था, बल्कि जो अपनी आइडेंटिटी है, अपनी जो लैंड है, रिसोर्सेज है, उन चीज़ों को प्रिजर्व करना थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी फेडरल सिस्टम, स्पेशल प्रोविजन और नए स्टेट्स बनाकर कई डिमांड्स को एड्रेस भी किया है। एंड इसी वजह से इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रिंसिपल फॉलो करता है, जहां नेशनल यूनिटी के साथ साथ रीजनल आइडेंटिटी को भी रिस्पेक्ट दी जाती है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रीफली एक्सप्लेन कास्ट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया। Caste is an important factor in Indian electoral politics. India is a diverse country with many states and communities. Although democracy gives equal voting rights to all citizens, caste often influence political decision, voting behavior, and the selection of candidate. Political parties take caste equation into account while contesting election. Therefore, caste and politics have become closely connected in India. इंडिया क्या है, एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी कास्ट भी है, कम्युनिटीज़ भी है। तो इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कास्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी सिटीजन्स को इक्वल वोटिंग राइट्स दिए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में कई बार कास्ट इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। सिंपल वर्ड्स में, जब कास्ट का असर कैंडिडेट की सिलेक्शन पे, वोटिंग बिहेवियर में, इलेक्शन रिजल्ट पर इफ़ेक्ट करता है, तो उसे कास्ट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कहते हैं। क्योंकि हम सब ये देखते हैं कि जो भी लीडर होता है, पॉलिटिकल लीडर, अगर वो हमारी कास्ट का है या फिर कोई और फैक्टर से वो हमसे रिलेटेड है, तो हम उन्हीं को ही वोट करते हैं। ये चीज़ इग्नोर कर देते हैं कि कौन बेस्ट कैंडिडेट है, कौन हमारा देश बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल पाएगा। ये चीज़ हम इग्नोर कर देते हैं एंड कास्ट वाइज हम वोटिंग करते हैं, करेक्ट। सो ये चीज़ से क्या पता चलता है कि पॉलिटिक्स एंड कास्ट ये काफ़ी ज़्यादा क्लोजली इंटरकनेक्टेड हैं। लेट्स मूव ऑन फर्दर। मीनिंग ऑफ कास्ट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। कास्ट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स रेफर्स टू द इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट आइडेंटिटीज ऑन इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट एंड वोटर्स। Many voters support candidate belonging to their own caste.
because they believe such leaders will represent their interest better. Caste in electoral politics का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कास्ट से ही इलेक्शन डिसाइड करती है। कई वोटर्स को लगता है कि अगर उनकी कास्ट का कैंडिडेट जीतेगा तो वो उनकी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को बेटर रिप्रेजेंट करेगा, एंड इसी वजह से लोग बार बार कास्ट को ध्यान में रखकर ही वोट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू अट्रैक्ट सपोर्ट ऑफ डिफरेंट कास्ट ग्रुप टू विन इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज भी अलग अलग कास्ट ग्रुप का सपोर्ट लेने की कोशिश करती है ताकि वो इलेक्शन जीत सके। रोल ऑफ कास्ट इन इलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। Political parties often choose candidate based on the caste composition of constituency. If a particular caste has a large proportion in India, parties may nominate a candidate from that caste to gain votes. Political parties किसी एरिया की कास्ट कंपोजिशन को देखकर ही कैंडिडेट को चूज करती है। फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया में बहुत ज़्यादा हिंदू लोग हैं, है ना, तो पॉलिटिकल पार्टी एक हिंदू कैंडिडेट को ही खड़ा करेगी ताकि सारे लोग इस पर्सन को वोट दे सके। उनका ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि कास्ट के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें ही वोट दे सके और वो इलेक्शन जीत सके। वोटिंग बिहेवियर, मैनी वोटर्स कंसिडर कास्ट वाइल कास्टिंग देयर वोट्स। दे मे सपोर्ट कैंडिडेट फ्रॉम देयर ओन कास्ट ग्रुप और दोज हु प्रॉमिस बेनिफिट टू देयर कम्युनिटी। ये मैंने आपको बताया कि कई वोटर्स कास्ट को ध्यान में रखकर ही वोट करते हैं। वो अपनी कास्ट के कैंडिडेट या उस पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं जो उनकी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं या प्रॉमिस करते हैं बड़े बड़े, हम आपके लिए ऐसा करेंगे, हम आपके लिए ऐसा करेंगे, स्कूल बनवा देंगे, मंदिर बनवा देंगे। तो ऐसे प्रॉमिसेस से लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उन्हीं को वोट देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल अलायंस। पॉलिटिकल पार्टीज बिल्ड अलायंस अमंग डिफरेंट कास्ट ग्रुप टू इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ विनिंग इलेक्शन। These caste-based coalition play an important role in state and national politics. Political parties कई बार अलग अलग कास्ट ग्रुप को साथ में लेकर इलेक्शन अलायंस बनाती है। इन अलायंस का पर्पस यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटीज़ का सपोर्ट उन्हें मिल सके और इलेक्शन वो जीत सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैन कम्युनिटी का कोएलिशन बना दिया, हिंदू को भी जोड़ लिया, जो बुद्धिज़्म है उनको, वो लोग को भी जोड़ लिया, और इससे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया एंड इन सभी के सपोर्ट की वजह से ये लोग इलेक्शन जीत गए। एंड यही उनका एम था कि हम कैसे भी करके सभी कम्युनिटीज़ को जोड़ लें और इलेक्शन जीत जाएं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। Caste based politics has also helped weaker sections such as SC, ST and other backward classes gain political representation and participate in governance. Marginalized group का मतलब वो communities जो पहले से social and political life में थोड़ी पीछे रह गई है। Caste based politics की वजह से इन communities को भी political representation मिलता है and government में participate करने का भी मौका मिलता है। ठीक है, जैसे ST हो गए, SC हो गए, ये लोग भी इसमें participate कर पाते हैं। Positive effects of caste politics. It gives representation to socially disadvantaged group. It helps weaker communities raise their issue and demands. It promotes political awareness and participation among backward classes. It strengthens democratic inclusion by bringing different group into political process. सबसे पहला बेनिफिट ये है कि weaker and backward communities को representation मिलता है। जो weaker communities हैं वो अपने issues को raise कर सकती हैं। ठीक है, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ती है, जो पार्टिसिपेशन है लोगों का इलेक्शन में वो बढ़ता है। इसी के साथ साथ जो डेमोक्रेटिक इंक्लूजन है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है ताकि हर सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन मिले। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स। अब क्या दिक्कत है? इट कैन डिवाइड सोसाइटी अलोंग कास्ट लाइन। लीडर्स में फोकस मोर ऑन कास्ट इंटरेस्ट दैन पब्लिक वेलफेयर। Merit and development issues may be ignored. Caste-based rivalries can create social tension and conflict. अब यहाँ पर प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या चीज़ आती है कि लोग कास्ट की वजह से डिवाइड हो जाते हैं। जो लीडर्स होते हैं वो कास्ट के इंटरेस्ट को ज़्यादा देखते हैं, जबकि उनको किस पे ध्यान देना चाहिए? पब्लिक के वेलफेयर का ध्यान देना चाहिए। Merit and development issues may be ignored. Merit and development issues may be ignored मतलब जो डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं उसको पूरी तरह से साइड में कर दिया जाता है कि कोई जगह है वहाँ पे डेवलपमेंट की जगह ज़रूरत है तो वो चीज़ इतनी काम की नहीं है। कौन सी कास्ट ज़्यादा है, किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, यहाँ पे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। कास्ट बेस्ड राइवलरीज कैन क्रिएट सोशल टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट। अब ये जो कास्ट वाला प्रॉब्लम है इसकी वजह से दंगे वगैरह भी हो सकते हैं। करेक्ट। कंक्लूजन,
caste continues to play a different role. Caste continues to play a significant role in Indian electoral politics. It influences candidate selection, voting pattern, and political strategy. While caste politics has helped marginalized communities gain representation and political power, excessive dependence on caste can weaken national unity and development. Therefore, Indian democracy should aim for a balance where social justice is ensured while voters increasingly focus on issues such as education, employment, good governance, and development rather than caste alone. Now, कास्ट आज भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ये कैंडिडेट सिलेक्शन, वोटिंग बिहेवियर एंड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ को बहुत इन्फ्लुएंस करती है. एक तरफ जो कास्ट पॉलिटिक्स है उसने SC, ST, OBC जैसे मार्जिनलाइज ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन एंड पॉलिटिकल पावर दी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर पॉलिटिक्स सिर्फ कास्ट के बारे में ही सोचती रहेगी या इसी के अराउंड घूमने लगेगी तो नेशनल यूनिटी एंड डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है. इसीलिए एक हेल्दी डेमोक्रेसी में सोशल जस्टिस भी ज़रूरी होता है एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये सारी चीज़ों को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए. इससे ही इंडियन डेमोक्रेसी और स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड बन पाएगी. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.